एक ऐसा नाम जिसने हौसलों को रास्ता बना दिया। एक लड़की, एक बुलेट और मंजिल लद्दाख। ना कोई टीम, ना कोई सोच, सिर्फ जुनून, जज्बा और जिद अपने सपनों तक पहुंचने की। हर मोड़ पर एक कहानी थी, हर रास्ता एक इम्तिहान। ये सिर्फ एक सफर नहीं, इस हौसले की हुंकार, एक लड़की की उड़ान। आइए मिलते हैं नव्या से और जानते हैं उस यात्रा की कहानी जिसने उन्हें राइडर नहीं, एक मिसाल बनाया। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशान के दीक्षित। देश की कोई भी बेटी हो, चाहे वो पीटी उषा हो, चाहे अमीना सिन्हा हो, चाहे कल्पना चावला हो, आज सबको याद किया जाता है और सबने बहुत बड़ा इतिहास भी रचा है। एक और बेटी है अनामिका शर्मा, जिन्होंने थाईलैंड की धरती पर आसमान से ऑपरेशन सिंदूर का झंडा फहराया, तो उनको भी याद किया जाता है। आज मेरे साथ मौजूद है स्वाति सिंह, जिन्होंने लद्दाख तक की, जो लखनऊ से लद्दाख तक 4300 किलोमीटर की दूरी मात्र 14 दिन में सफर को पूरा कर दिया। और सफर में सिर्फ अकेली ही नहीं, तो आज मेरे साथ मौजूद है। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। तो सबसे पहले सवाल से सिलसिला शुरू करते हैं, सवालों से। तो पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि 13 जून से 26 जून 4300 किलोमीटर का सफर, 14 दिन, उस कहानी बड़ा रोचक है। उस कहानी को थोड़ा बयां करें मेरे दर्शकों को। बिल्कुल, एक्चुअली मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे लद्दाख ही जाना है। मैं ऐसे ही रैंडमली उठी और मैंने कुछ सामान पैक किया और मैं निकल गई। तो मैंने सोचा कि अभी चलते हैं, मनाली साइड चलते हैं। फिर कहते नहीं यार, लोग कहते हैं ना कि बाइकर्स को लद्दाख जाना चाहिए, एक सपना होता है। मेरा भी सपना ही था कि लद्दाख जाएंगे। तो फिर क्या, निकल गए। शाम को यहाँ से 4 बजे निकले थे। आगरा एक्सप्रेस होते हुए यमुना एक्सप्रेस से पार किया, दिल्ली पहुँच गए, वहाँ स्टे किया। अगले दिन जम्मू निकल गए, वहाँ पे सांबा एक जगह है, वहाँ पे स्टे किया। देन श्रीनगर, कारगिल, लेह होते हुए नुब्रा वैली, बीच में खारदुंगला पास भी हमने पास किया। उसके बाद पैंगोंग लेक और हानले, और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पास जो उमलिंगला है, उसको ख़त्म करते हुए लोग वहाँ तक पहुँच के फिर वापस आए हैं। और फिर मनाली के रास्ते हम दिल्ली होते हुए लखनऊ से लद्दाख ये हमारे रास्ते का सफर था। ये रास्ते का सफर है। लखनऊ से लद्दाख आप पहुंची, जी। तो पहली सुबह कैसी थी? पहली सुबह ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब दिल्ली तक हम पहुंच गए थे ना, दिल्ली से फिर हम सांबा गए। हमें बिल्कुल रास्तों की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि सांबा में पहुंचते ही मेरा फ़ोन का नेटवर्क ही गायब हो गया था। और वहाँ पे सिम भी मिल रहा था, लेकिन हमने सिम वगैरह नहीं लिया। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, हम वाईफाई लेके कनेक्ट करके अपना चला लेते थे। फिर लोगों से भी पूछते थे कैसा सफ़र है, आगे का रास्ता कैसा है, कहाँ पे स्टे कर सकते हैं, कितना किलोमीटर है। हमारी इंडियन आर्मी भी है वहाँ पे, और बाइकर्स भी मिल जाते हैं वहाँ पे, हरियाणा के, तमिलनाडु, बहुत सी जगह से थे। तो इस तरीके से ठीक है, आपने सबसे सुंदर सफर का तो बता दिया। सबसे डरावनी रात कौन सी, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगा हो कि नहीं, अब नहीं? बहुत ये कारगिल की बात है। कारगिल में हम जब शाम को पहुंचे, वहाँ हम टेंट लगा रहे थे और बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी। वहाँ का मौसम भी बिगड़ रहा था, क्योंकि मैं अकेले टेंट लगा रही थी। तो फिर उसके बाद काफ़ी बाइकर्स भी वहाँ थे। फिर मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं अपना सारा सामान वैसे ही रख के चली गई थी। मैंने उन बाइकरों से बोला मैं सुबह आऊँगी। मैं बगल में ही होटल था, उसको मैंने होटल ले लिया और वहीं जाके स्टे कर लिया। बट वहाँ पे नींद नहीं आई, क्योंकि कहते हैं ना, अलग ही दुनिया थी यार। वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें बहुत ही अलग थी। वो नदी बह रही थी बगल में, और मुझे नींद नहीं आई थी। वहाँ मुझे बहुत डर भी लग रहा था। ट्रकें खड़ी थी बाहर, और वॉशरूम क्योंकि नीचे था, तो इसलिए दिक्कत हो रही थी। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल का जवाब दिया। अभी जैसे ये नाव भी बीच मझधार में है, वैसे आपकी एक टाइम पे ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी बुलेट भी बीच मझधार में होगी और आपका मन हुआ हो कि चले अब नहीं नव्या, अब नहीं, अब वापस लौट चले, कभी ऐसा लगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये लेह से खारदुंगला पास जब मैं पहुंचे थे, वहाँ पे मुझे लगा कि अरे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी एकदम, मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो जब मैं खारदुंगला पहुंची, कि मुझे ऐसा लगा कि कोई आके बस मेरी बाइक लखनऊ लेके चले जाए, और मुझे भी वहाँ पे मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। डिस्किट एक जगह है नुब्रा वैली में,
फिर मैंने वहाँ पे स्टे ले लिया, फिर मुझे थोड़ा सा आराम मिला, देन अगली ट्रिप के लिए मैं अगली जगह के लिए मैं रेडी हुई। अदरवाइज वहाँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे लगा कि यार यहाँ से तो वापस जाना चाहिए, गलत डिसीजन ले लिया मैंने, ऐसा था। बुलेट राइड आपने किया, जी आपने 4300 किलोमीटर का सफर किया। जी सर। सबसे खूबसूरत पल कौन सा था बुलेट राइडिंग के टाइम जो आपको बहुत खूबसूरत लगा? ये पल कभी भूला नहीं जा सकता। कब सर, पूरे लद्दाख की जर्नी इतनी खूबसूरत थी कि कभी नहीं भूली जा सकती। बट कारगिल से जब आप बढ़ते हो ना उधर लेह के लिए, तो वो जो रास्ते इतने खूबसूरत, ऐसे उतार चढ़ाव वाले रास्ते, और आपके बगल में खूबसूरत पहाड़, जो रेतीले पहाड़ है लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो और इंडियन आर्मी को देख के जो प्राउड फील होता है, और फिर बाइकर्स भी मिलते रहते हैं, उनके एक जैसे गियर जैकेट हो गया तो अच्छा लगता है। इस तरीके से हमारा जर्नी अच्छी रही। आपने डरावनी रात की बात बताई, उसके बाद आपने ऐसा कौन सा मोड़ था, ऐसा कौन सा पल था जिसको अपने आप को सबसे ज़्यादा मजबूत पाया हो कि हाँ अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है? लखनऊ से जब अकेले निकले थे तभी खुद को बहुत ही मजबूत फील कर रही थी मैं, और लद्दाख जैसी जगह पे जहाँ मेरा कोई अपना नहीं था, वहाँ पहुँच के और सारी चीज़ें मैनेज करना, रहने का, फ्यूल का, इनफैक्ट गाड़ी भी अगर पंक्चर हो जाती है तो वहाँ भी दिक्कत होती है। तो मजबूती तो जब घर से निकले थे तभी लेके निकले थे, और पूरी जर्नी में कहीं भी इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई मुझे, सुरक्षा को भी लेके कोई भी दिक्कत नहीं आई। और मैं आराम से, रात को भी मैंने बाइक चलाई थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं पर भी नहीं। ठीक है, सफ़र में आप निकली, सफ़र में सबसे यादगार मुलाकात किससे हुई? एक मुलाकात मुझे भी याद है, एक लेख के अनुसार कि एक व्यक्ति थे अपने बच्चों के साथ खड़े थे, जी आपने जी। उनकी बाइक में अपनी बाइक से पेट्रोल निकाला। हाँ, ये यमुना एक्सप्रेसवे की बात है। वो रात को 12:45 वगैरह के आसपास वो ना बाइक से चले जा रहे थे, और मैंने देखा, मुझे लगा कि कुछ गलत हो, तो फिर आगे एक ट्रक खड़ी थी, तो मैंने कहा भैया ट्रक के आगे आइए, फिर पेट्रोल वगैरह कुछ, मुझे भी अपनी सेफ्टी देखनी थी ना, तो मैंने उनको पेट्रोल दिया वहाँ पे, और वो फिर बड़ा खुश हो गए। मैंने वीडियो भी बनाए थे छोटे से, तो इस तरीके से तो लड़कियों को बाइक चलाने में ये बड़ा अलग सवाल है, लड़कियों को बाइक चलाने में कौन रोकता है, डर या फिर ये समाज? सर, समाज तो बहुत ही अच्छा है, कहीं ना कहीं कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं। आप अपने आप में हिम्मत रखिए, और अगर आपके शौक है तो उसको आप करके रखिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो समाज खुद आपका साथ देगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, और डरना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है। जब आप सफ़र पर निकली तो कुछ सोच कर तो ज़रूरी निकली होंगी, तो सफ़र में आप खाली सिर्फ मज़े ले रही थी या फिर कुछ ढूंढने भी निकली? सर, ये मेरा सिर्फ पागलपन था और कुछ भी नहीं। क्यों मतलब इतना बड़ा रिस्क मैंने घर पे भी नहीं बताया कि हम लद्दाख जा रहे हैं, बस रैंडमली मेरा मन किया लद्दाख चलते हैं। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि हम लद्दाख जा रहे हैं, किसी को भी नहीं, घर में भी नहीं बताया सर। और मैं लद्दाख पहुंच गई, छोटे छोटे क्लिप्स डालती गई तो लोग जानते गए, अदरवाइज कोई नहीं जानता कि हम लद्दाख हो गए। एक महत्वपूर्ण सवाल, जी थकान ने हराया या फिर जुनून ने जिताया? आप क्या कहें? सर, जुनून ही था जो आज हम आपके साथ एक अच्छी सी रिपोर्टिंग का सवाल दे रहा था, सवाल का जवाब दे रहा था। अगला सफ़र, जी एक पूछना बनता है कि अगला सफ़र, हर व्यक्ति एक सफ़र करता है और अगले के बारे में सोचने लगता है कि अगला सफ़र भी होने वाला, तो आप अगला सफ़र क्या सोच रहे हैं? सर, अभी हम बहुत टाइम से राइड कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है राइड करना। तो जैसे अभी हम लद्दाख हो गए हैं, तो अब अगली ट्रिप साउथ के लिए मैं सोच रही हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मेरा हो गया है, लद्दाख हो गया है, तो एक साउथ का तो ट्रिप बनता है, कन्याकुमारी के लिए। अच्छा, मतलब आप इसके बाद साउथ ट्रिप करेंगे? हाँ, कन्याकुमारी? साउथ ट्रिप के लिए मैं मैं आपकी कई तस्वीरें देखता हूँ सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा जाता है कि पर्यटन जो निदेशालय है जी। वो आपको प्रोत्साहित करता है। कई संगठन ऐसे हैं, महिला संगठन हो या फिर कोई भी संगठन ऐसा हो, बहुत से संगठन आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको एक वैग देते हैं, मतलब इस तरीके से कई हमने आपकी पोस्ट देखी, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर देखा। तो क्या लगता है, सरकार पूरी तरह आपका सहयोग करती है? सर, पूरी तरह से सरकार से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। आज महिला सुरक्षा को लेके
यूपी के लोग डरते हैं कि महिला सुरक्षा इतनी ज़्यादा अच्छी है हमारे यहाँ पे। और लद्दाख में मैं गई थी ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये एकदम मैं बेफिक्र होके गई थी कि कुछ भी नहीं होगा, और कुछ होगा तो बाबा जी हैं संभाल लेंगे। अच्छा, मतलब आपको लगा कि कुछ हाँ, भी होगा बाबा जी हैं, सब संभल कुछ भी जाएगा। नहीं हो। उनका भी एक सपोर्ट है हमारे साथ कि वो इतना अच्छा बोलते हैं कि अगले चौराहे पे ही गोली मार दी जाएगी, तो मुझे तो डर नहीं लगता किसी बात को लेकर। मैं बहुत बेफिक्र होकर लद्दाख होके आई, बहुत ही ज़्यादा बेफिक्र होकर, ज़रा सा भी नहीं डरती। एक अंतिम सवाल जी। है, आज भी समाज में ऐसी भ्रांतियां हैं कि लोग कहता है, आज भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर लोग अब भी ये सोचते हैं कि ये महिला है या फिर ये स्त्री है तो अभी ये नहीं कर सकती। उन लोगों को क्या संदेश जाएगा? यार शुरू तो करो, शुरुआत करो। शुरुआत के वक्त आपको दिक्कत होगी, हो सकता है, लेकिन आप बहुत आगे जा सकती हैं। मतलब घर वाले भी पहले मुझे भी नहीं जाने देते थे, फिर देखिए ये आज नॉर्थ ईस्ट है, लद्दाख है, करते करते सब आ गया। हिम्मत भी बहुत आई, अभी कभी भी कहीं भी जा सकते बेफिक्र होकर। मुझे तो कुछ नहीं प्रॉब्लम होती है सर। ठीक है, मेरे साथ मौजूद थी स्वाति सिंह नौया, जिन्होंने मेरे सारे सवालों के जवाब भी दिए और उन्होंने एक संदेश भी दे दिया कि हम तो निकल पड़े हैं सफ़र पर, आप भी निकलने का प्रयास तो करो। जो लोग समाज में कहते हैं ना कि स्त्री है या महिला है तो ये नहीं कर सकती। देश की कई बेटियों ने इतिहास रचा है। अगर आपको भी इतिहास रचना है तो पैर तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, जिस तरीके से मेरे सवालों के जवाब दिए हैं उस जवाब में ये जवाब छिपा है कि आप पैर को आगे तो बढ़ाइए, ज़मीन तो आपको दिख ही जाएगी। तो ये सवालों के जवाब थे जो स्वाति सिंह नव्या ने बेबाकी से दिए। हवा ने रास्ता दिखाया, पहाड़ों ने परखा, और नव्या ने ये साबित कर दिया, हिम्मत अगर साथ हो तो मंजिल दूर नहीं। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.